नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंटी डिप्रेसेंट डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम या जिसे एडीडीएस भी कहा जाता है, इसको पहचानना और इसका मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक 25 साल की महिला इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है जिसको कि फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं और ये सर्दियों का मौसम है जिसमें फ्लू सीज़न चल रहा है। लोगों को वायरल फीवर, फ्लू आम देखने में आ रहे हैं और 3 दिन से इसको ये फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं जिसमें ये रिपोर्ट करती है कि इसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत उदासी भी है, चक्कर भी आ रहा है, शरीर भी कांप रहा है, नींद भी नहीं आ रही, नौजिया भी है और कभी कभी उसको इलेक्ट्रिक शॉक जैसे कुछ सेंसेशंस आते हैं, कुछ बिजली के झटके जैसे महसूस होते हैं और कभी कभी उसको लाइट के कुछ फ्लैशेस दिखाई देते हैं। एक हफ्ता पहले उसने अपनी दवा वेनलेफेक्सिन जो कि 150 mg ले रही थी उसको उसने लेना छोड़ दिया और इस दवा को कम करने के लिए उसने उसका डोज कम भी नहीं किया था, एकदम से 150 mg दवा लेना छोड़ दिया। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसकी वेनलाफेक्सिन दवा फिर से शुरू कराई और कुछ ही दिनों में उसके ये सारे जो फ्लू जैसे सिम्टम्स आ रहे थे ये सब रिजॉल्व हो गए। फिर धीरे धीरे 4 हफ्ते तक इसकी ये दवा को टेपर किया गया और फिर उसे 5 mg वॉर्शॉक्सिटीन दवा दी गई। करीब 1 साल तक वो इतनी ही दवा की डोजेज पर वॉर्शॉक्सिटीन लेती रही और 1 साल तक बिल्कुल रेमिशन पीरियड में रहने के बाद वॉर्शॉक्सिटीन दवा को डिसकंटिन्यू कराने के लिए 2 हफ्ते तक धीरे धीरे उसका डोज कम किया गया और इस बार उसको कोई भी डिसकंटिन्यूएशन होने के बाद सिम्टम्स नहीं फेस करने पड़े। ये जो मैंने ब्रीफ में आपके साथ एक केस डिस्कस किया कि कैसे एक महिला ने दवा लेनी अचानक से छोड़ा, बहुत हाई डोज पर उसने वेनलेफेक्सिन दवा को छोड़ा, उसे डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स आए, फिर डॉक्टर ने उसकी वही दवा दोबारा से चालू करा के धीरे धीरे पहले तो वो दवा छुड़वाई, फिर क्योंकि उस महिला को उसकी बीमारी के लक्षण जाते हुए नहीं दिख रहे थे, दवाओं के उसे साइड इफेक्ट आ रहे थे, तो उसकी दवा को बदला गया और 5 mg वॉर्शॉक्सिटीन दवा देने के बाद धीरे धीरे वो रेमिशन में चली गई। उस महिला ने ना तो डॉक्टर से बात की कि उसकी दवा बदल दो, और अगर उसने बात भी की तो शायद डॉक्टर ने उसकी बात सुनी नहीं और वो साइड इफेक्ट्स फेस करती रही जिसके डर की वजह से उसने अचानक से दवा लेनी छोड़ दी थी और उसे पता भी नहीं था कि उसे धीरे धीरे ये दवा लेनी बंद करनी है। तो ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट डेली प्रैक्टिस में एक साइकाइट्रिस्ट को या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को देखने में आते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हाई डोज पर एक एसएसआरआई या कोई भी एंटी डिप्रेसेंट दवा छोड़ देते हैं और फिर उनको डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम्स फेस करने पड़ते हैं। एंटी डिप्रेसेंट डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम एडीडीएस ये एक नई कैटेगरी है जिसे कि DSM-5 मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में शामिल किया गया है। DSM-5 में एक कैटेगरी है बीमारियों की जिसे कहा जाता है मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर्स, उसमें इस कंडीशन को ऐड किया गया है और इसी तरह बहुत से दूसरे जो मेडिकेशन के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसके बारे में DSM जैसे जो मैनुअल होते हैं उनमें इस तरह की कंडीशंस डिस्क्राइब्ड होती हैं और DSM-5 ने पहली बार ADDS को अपने अंदर एक कैटेगरी के तौर पे इंक्लूड किया है और ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जो कि DSM ने लिया है। DSM के अकॉर्डिंग ये जो डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स होते हैं ये अचानक से दवा छोड़ने के करीब 2 से 4 दिन के अंदर एक्सपीरियंस हो जाते हैं और डायग्नोसिस एंटी डिप्रेसेंट डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम का तभी मिलता है जब कम से कम पेशेंट 1 महीने तक कॉन्टिन्यूसली ये दवा लेता रहा हो। एडीडीएस को टेपरिंग के टाइम पर तो अक्सर ऑब्जर्व किया जाता है या जब कभी पेशेंट अचानक से दवा छोड़ देते हैं या कई बार जब वो दवा लेना भूल भी जाते हैं तब भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है। लोगों में एंटी डिप्रेसेंट डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम एक्सपीरियंस में आते हैं, खासकर कि वो दवाएं जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है जैसे कि पेरोक्सिटीन और वेनलाफेक्सिन। जितने भी लोगों को एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनमें से करीब 70-75% पेशेंट्स अपनी डोजेस को स्किप करते ही हैं, उनसे दवा लेना छूट जाता है किसी ना किसी वजह से। एडीडीएस का डायग्नोसिस तभी किया जाता है जब ये सारे सिम्टम्स एडीडीएस में होने वाले डोज को रिड्यूस करने से पहले मौजूद नहीं होने चाहिए, मतलब अचानक से ये अपीयर होने चाहिए, मतलब जैसे जैसे दवा को रिड्यूस किया तभी ये अपीयर होने चाहिए, उससे पहले जो भी सिम्टम्स होंगे वो बीमारी के या किसी और साइड इफेक्ट या किसी और चीज़ के ही लक्षण माने जाएंगे। और
इन सिम्टम्स को किसी और साइकेट्रिक बीमारी का लक्षण नहीं होना चाहिए, जिसे कि कहा जाता है शुड नॉट बी बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को डिप्रेशन के साथ एंजाइटी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कोई दूसरे सोमैटिक सिम्टम या कोई और बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये जो एडीडीएस के सिम्टम्स हैं ये किसी और बीमारी के लक्षण हो, ऐसा भी डॉक्टर ध्यान से देखते हैं। तो इसका डायग्नोसिस तभी दिया जाएगा जब पेशेंट 1 महीने तक दवा ले रहा हो, दवा के डोजेज में कमी आई हो या दवा अचानक से छोड़ी गई हो, दवा को लेना स्किप किया गया हो और उसके बाद 2 से 3 या 4 दिन के अंदर अपीयर होने वाले सिम्टम्स को ही एडीडीएस कहा जाएगा। एडीडीएस के जो सिम्टम्स होते हैं उसे फिनिश निमोनिक के तौर पे समझा जा सकता है। फिनिश मतलब एफ हो गया फ्लू लाइक सिम्टम्स, आई मतलब इंसोम्निया, एन मतलब नोजिया, आई मतलब इम्बैलेंस, एस मतलब सेंसरी डिस्टर्बेंसेस और एच मतलब हाइपर अराउजल। 40 से 50% पेशेंट्स इनमें से कोई ना कोई लक्षण का अनुभव करते ही हैं जब वो अचानक से एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लेना छोड़ते हैं। डॉक्टर जो है इसे जांचने के लिए एक स्केल का यूज़ कर लेते हैं अक्सर, या इसे कहें कि क्वांटिफाई करने के लिए कि कितना ज़्यादा कितना बड़ा उनका ये लक्षण है, उनकी ये प्रॉब्लम है। उसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूएशन इमर्जेंट साइंस एंड सिम्टम्स स्केल। हालांकि कॉमनली डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करते, पर कई डॉक्टर्स आपको ये स्केल यूज़ करते हुए दिख जाएंगे, खासकर कि वो डॉक्टर जो रिसर्च कर रहे हैं एडीडीएस के ऊपर। एडीडीएस में ये भी देखने में आता है कि इसकी वजह से जो आपकी ओरिजिनल बीमारी है, मतलब जिसके लिए आप दवा ले रहे हैं, वो भी बिगड़ सकती है थोड़ी सी। और यही वजह होती है कि कई बार पेशेंट और कई बार डॉक्टर्स भी ये गलती कर देते हैं कि दवा छोड़ने के बाद आने वाले सिम्टम्स को वो बीमारी का ही लक्षण मान लेते हैं। लगता है कि जैसे वो रिलैप्स हो गया, और ऐसे में कई बार डॉक्टर्स की गलती से और कई बार पेशेंट्स की खुद की गलती से वो बहुत सारे टेस्ट करा लेते हैं, नए नए डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, फिजिकल सिम्टम्स इतने सारे हो जाते हैं कि पेशेंट परेशान हो जाता है। तो ये जो मिसडायग्नोज हो जाता है एडीडीएस, इसकी वजह से बहुत सारा फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल बर्डन भी पेशेंट को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इसीलिए जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो ऐसा कहती हैं कि पेशेंट को एडीडीएस के बारे में इन्फॉर्म करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। सभी डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पेशेंट्स को एडीडीएस के बारे में पहले से ही इन्फॉर्म करें, उन्हें पहले से ही चेता दें। और यहीं पर हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स एक कमी कर देते हैं कि वो अपने पेशेंट्स को एडीडीएस के बारे में ज़रा सा भी आइडिया भी नहीं देते। इनफैक्ट पेशेंट के बोलने पर भी वो उसकी बात को नकारने लगते हैं, उसको मना करने लगते हैं और ज़बरदस्ती उसको दवाइयाँ लेने के लिए फोर्स करते हैं, जबकि उस पेशेंट को दवाइयों की वजह से साइड इफ़ेक्ट आ रहे हो या शायद जब वो दवा बदली भी जा सकती हो, जैसे कि इस केस में हुआ। वेनलेफेक्सिन को बदलने के बाद वॉर्शोक्सिटिन लेकर पेशेंट की कंडीशन बेटर हुई। इसीलिए ये रिकमेंडेड होता है कि एडीडीएस को शुरू में ही पेशेंट को बता दिया जाए और ये भी बताया जाए कि एडीडीएस को कैसे पहचानना है। अगर पेशेंट अल्कोहल या ड्रग या कोई स्मोकिंग का आदी है तो ये भी बताया जाए कि एडिक्शन की वजह से आने वाले विड्रॉल सिम्टम्स, एंटी डिप्रेसेंट के आने वाले विड्रॉल सिम्टम्स, इनमें फ़र्क क्या होता है, कैसे एडीडीएस जो है वो रिलैप्स नहीं होता। ये सब जानकारी देना पेशेंट को ज़रूरी होता है, जो कि ना के बराबर डॉक्टर्स देते हैं। बहुत से पेशेंट्स ये गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो एडीडीएस हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दवा को लेकर एडिक्ट हो गए हैं, जबकि ये पूरा सच नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से एडिक्शन नहीं होती। हालांकि कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट से होने वाले विड्रॉल सिम्टम्स और एडिक्शन में होने वाले विड्रॉल सिम्टम्स में कुछ न्यूरोबायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं, मतलब कुछ सिमिलर मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि एक फिनोमिना होता है जिसे कहा जाता है रिसेप्टर रिबाउंड। ये हो सकता है कि अचानक डिसकॉन्टिन्यूएशन की वजह से रिसेप्टर रिबाउंड हो रहा हो, पर काफ़ी सारे फर्क भी होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स का कोई री इन्फोर्सिंग या जिसे कहते हैं यूफोरिक इफेक्ट नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें बार बार ज़्यादा लेने का मन करता है, उसके लिए क्रेविंग होती है, जबकि ड्रग अल्कोहल को ज़्यादा लेने का पेशेंट का मन करता है। उतावलापन, क्रेविंग ये नहीं आती एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से। इसलिए सिर्फ विड्रॉल के वजह से आने वाले सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं कहा जा सकता कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का एडिक्शन हो रहा है। इसी के साथ एडीडीएस के ये जो सिम्टम्स होते हैं ये शॉर्ट हाफ लाइफ वाली दवाइयों से ही एसोसिएटेड होते हैं। लॉन्ग हाफ लाइफ वाली दवाइयाँ जैसे कि फ्लोक्सिटिन, उनमें एडीडीएस बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आते। इसी के साथ एडीडीएस के जो सिम्टम्स होते हैं वो अक्सर माइल्ड होते हैं और थोड़े टाइम तक ही बने रहते हैं, और दवा को दोबारा से कंटिन्यू करने से ये एकदम चले भी जाते हैं।
एडीडीएस का सबसे ज्यादा रिस्क होता है शॉर्ट हाफ लाइफ दवाओं से। हाई डोज पे दवा ले रहे हैं और उसे अचानक से छोड़ दिया या मिस हो गई दवा, तब इसका रिस्क रहता है। या एकदम से टेपरिंग की, 200 mg की दवा एकदम 50 mg पर कर दी। ऐसे में जब बहुत रैपिड टेपरिंग होती है या थोड़े ही टाइम में 200 से 150, 150 से 100, 100 से 50 करते करते पेशेंट हफ्ते 1.5 हफ्ते में ही बहुत रैपिड टेपरिंग कर देता है, तब भी एडीडीएस एक्सपीरियंस हो सकते हैं। लंबे टाइम तक अगर एंटी डिप्रेसेंट दवा ली हो तो भी एडीडीएस का रिस्क ज्यादा रहता है। 2 महीने या उससे ज्यादा तक अगर पेशेंट ने दवा ली है तो भी अचानक से दवा छोड़ने के बाद आने वाले एडीडीएस का रिस्क ज्यादा रहता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि दवा शुरू करते टाइम काफी एंग्शियस होते हैं या उनके अंदर एंग्जाइटी की कोमॉर्बिडिटी होती है। उनको मिक्स्ड डिप्रेशन एंग्जाइटी का डिसऑर्डर होता है या फिर उनको पहले से ही एंग्जाइटी के डिसऑर्डर्स रहे हैं। तो जब एंग्जाइटी के सिम्टम्स ज्यादा हो उन पेशेंट्स में भी एडीडीएस ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। इसी के साथ जो पेशेंट दूसरी भी कुछ दवाइयां ले रहे हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन ले रहे हैं, एंटीसाइकोटिक ले रहे हैं, एंटी हिस्टामीन्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, इन पेशेंट्स में भी विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा महसूस होते हैं। जिन्होंने पहले भी कई बार दवाइयां ली हैं और दवाइयां छोड़ने के बाद एडीडीएस उन्होंने अक्सर एक्सपीरियंस किया है, उनमें भी एडीडीएस का रिस्क हमेशा ज्यादा रहता है। मतलब कहीं ना कहीं उनके ब्रेन की, उनके कंडीशन की प्रोफाइल ऐसी है कि वो ज्यादा एडीडीएस एक्सपीरियंस करेंगे। और साथ ही बच्चों या एडोलेसेंट्स में एडल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा एडीडीएस एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब जब एडोलेसेंट जैसे कि 14-18 साल का कोई युवा अगर ये दवा लेकर छोड़ देगा अचानक से या फिर बीच में स्किप हो जाएगी दवा, तो वो ज़्यादा एडीडीएस एक्सपीरियंस करेगा। जबकि एक एडल्ट होगा, अगर मान लीजिए 30-35-40 साल का व्यक्ति, उसमें एडीडीएस कम एक्सपीरियंस होंगे। भले ही उनको दवा का डोजेज सेम मिल रहा हो, उन्होंने एक ही टाइम तक दवा ली हो, मान लीजिए 15-20 दिन या महीना ही ली है, पर बच्चों में और युवाओं में एडीडीएस का रिस्क ज़्यादा रहता है। एक एंटी डिप्रेसेंट दवा की कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है MAOIs, मतलब मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इनके साथ एडीडीएस का रिस्क भी काफ़ी रहता है और करीब करीब सभी ये जो दवाइयां होती हैं MAOIs, इनके साथ एडीडीएस होता ही है। जबकि SSRI दवाइयों में, जैसा कि बताया, शॉर्ट हाफ लाइफ वाली दवाओं के साथ एडीडीएस ज़्यादा एक्सपीरियंस करने में आता है। तो MAOIs के विड्रॉल से आने वाले सिम्टम्स होंगे जैसे कि एजिटेशन, मूवमेंट डिसऑर्डर्स, स्लीप और स्पीच की प्रॉब्लम्स। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा एडीडीएस एक्सपीरियंस करने में आते हैं एमिट्रिप्टिलिन और इमिप्रामीन दवा के साथ। और SSRIs में जैसे कि बताया, पेरोक्सिटीन और वेनलाफेक्सिन के साथ। एक गर्भवती महिला जो कि वेनलाफेक्सिन दवा अगर ले रही हो और उसने उसको बच्चा पैदा होने से पहले डिसकंटिन्यू कर दिया हो, तो ऐसा देखने में आता है कि बच्चा पैदा होने के बाद, जिसको नियोनेट कहा जाता है, उसमें भी वेनलाफेक्सिन डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम देखने में आता है, जिससे कि बच्चे के अंदर एंसेफेलोपैथी, कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं उन माओं के बच्चों में जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान वेनलाफेक्सिन दवा लेनी छोड़ी हो। ये कुछ ऐसे स्टडीज में रिपोर्ट किया गया है कि इस तरह से बच्चों में बुरे असर देखने में आते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है कि दवा लेनी छोड़ी जाए, या इनफैक्ट मैक्सिमम डॉक्टर्स तो मना ही करते हैं कि प्रेगनेंसी में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, खासकर की SSRI दवाइयाँ ली ही नहीं जानी चाहिए। SSRI और TCA दवा, TCA मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इनके साथ जो आमतौर पर जो सिम्टम्स देखने में आते हैं वो होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स, इंसोम्निया, कुछ विविड सी ड्रीम्स आती हैं। बहुत ज़्यादा लोग ड्रीम्स रिपोर्ट करते हैं, गंदे गंदे ड्रीम्स रिपोर्ट करते हैं। इसी के साथ शॉक लाइक सेंसेशंस होती हैं, SSRI दवाइयों के साथ देखने में आती हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर्स TCA और SSRI दोनों के साथ देखने में आते हैं। अच्छी बात यह है कि ADDS के सिम्टम्स 2 दवाओं के साथ ना के बराबर केसेस में देखने में आए हैं, जब उन्हें एब्रप्टली भी अगर डिसकंटिन्यू किया जाए। वो दवाइयां हैं एगोमेलाटिन और वॉरशॉक्सिटिन। ये 2 दवाइयां अगर पेशेंट अचानक से भी छोड़ते हैं तो भी इनके विड्रॉल सिम्टम्स ना के बराबर पेशेंट्स में ही देखने में आते हैं। तो अब बात आती है कि फिर ADDS को रोका कैसे जाए। सबसे पहले तो जो शॉर्ट हाफ लाइफ वाली दवाएं हैं उनको बहुत धीरे 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 डिसकंटिन्यू करना चाहिए। 4 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा का टाइम लेना चाहिए जिसमें कि इनको पूरी तरह से डिसकंटिन्यू किया जाए, और बहुत थोड़ा थोड़ा डोजेज में टेपर करना चाहिए, बहुत थोड़ा थोड़ा mg रिड्यूस करना चाहिए। खासकर कि जब पूरा छोड़ना हो दवा का तब तो बहुत ही थोड़ी डोज में इसको छोड़ना पड़ता है। और MAOI वाली जो दवाइयां हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इनको तो और भी लंबे टाइम तक टेपर करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को बताएं कि ADDS जो है वो काफ़ी कॉमन है
और इससे डरना नहीं है। एडीडीएस की वजह से दवाएं लेना छोड़ना नहीं है, अपना इलाज नहीं छोड़ना, और इससे डर के ऐसा नहीं सोचना कि ये जो दवाइयां हैं ये बहुत ही भयानक हैं, लाइफ बर्बाद कर देंगी, जिंदगी भर सिम्टम्स बने रहेंगे। इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। ये बहुत ही थोड़े टाइम तक रहते हैं, माइल्ड होते हैं, अक्सर मैक्सिमम पेशेंट्स में ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और सभी पेशेंट्स में सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस नहीं होते। सबसे बड़ी गलती और भूल डॉक्टर्स यही करते हैं कि वो पेशेंट्स को ना ही साइड इफेक्ट्स के बारे में और ना ही एडीडीएस के बारे में बताते हैं, जबकि डीएसएम मैनुअल में ही इस बार अब यह डाल दिया गया है कि ये एक रिकॉग्नाइजेबल, मतलब एक पहचानी जाने वाली कंडीशन है, और जब मैनुअल में कोई बात डाल दी जाती है, कोई डिसऑर्डर इंक्लूड कर दिया जाता है, तो ये डॉक्टर्स का फर्ज हो जाता है कि पेशेंट्स को इसके बारे में बताया जाए। और यही वजह है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स के पेशेंट्स दवाइयाँ लेना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो एडीडीएस से डर जाते हैं और दवाइयों के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। जहां इतना फायदेमंद हो सकती हैं कई पेशेंट्स के लिए दवाइयां, उसका आधा भी पेशेंट्स का पॉपुलेशन इन दवाइयों को नहीं लेता। वो डर डर के होम्योपैथी या कुछ और ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, जो कि ट्रीटमेंट्स पूरी तरह से इफेक्टिव भी नहीं होते, और जिंदगी भर ट्रीटमेंट लेने से दूर भागते हैं। और इसमें गलती डॉक्टर्स की ही होती है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की गलती है इसमें। क्योंकि पेशेंट तो गूगल पे जाएगा, गूगल पे देख के कुछ भी पढ़ लेगा, तो डॉक्टर कहेगा अरे गूगल मत देखा करो, गूगल पे क्यों जाते हो, यूट्यूब पे क्यों जाते हो, यूट्यूब पे सब डरा रहे हैं तुम्हें। नहीं, ये डॉक्टर्स बड़ी भूल कर देते हैं। ये समझ नहीं रहे कि अगर वो पेशेंट को ढंग से एजुकेट करेंगे तो लोग कभी भी गलत जानकारी यूट्यूब या गूगल से नहीं लेंगे, और यहीं पर ये डॉक्टर्स अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। क्यों? क्योंकि जहां ये पेशेंट की मदद करना चाह रहे हैं दवा देकर, वहां थोड़ी सी जानकारी ना देकर ये पेशेंट का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये मानी हुई बात है कि ज़्यादातर पेशेंट साइड इफेक्ट से या किसी ना किसी वजह से दवाइयां लेना छोड़ेंगे, तो उनको इस बारे में बताना बेहद ज़रूरी है कि अगर उनको एडीडीएस एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें एडीडीएस से डरना नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम, इससे डरना नहीं है। पर पेशेंट सोचता है ये दवाइयां तो एडिक्टिव हैं, दवाइयों ने तो मेरा नुकसान कर दिया, दवाइयों ने मुझे बर्बाद कर दिया, और इस वजह से पेशेंट इन दवाओं से दूर भागते हैं, डॉक्टरों से ही दूर भागते हैं, डॉक्टरों को फ्रॉड मानने लगते हैं, मेडिसिन पे डाउट करने लगते हैं, एलोपैथी पे डाउट करने लगते हैं, और नुकसान उन्हीं का होता है। जिंदगी भर बिना दवा लिए वो एक परेशानी में ज़िंदगी बिताते रहते हैं। इसलिए एश्योरेंस लेना बेहद ज़रूरी है, सही जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है, और यही वजह है कि मैं ये वीडियोस बनाता हूं और इसमें आपको एडीडीएस जैसी कंडीशंस के बारे में सही जानकारी देता हूं। पूरा रिसर्च बेस्ड जानकारी होती है मेरी, इंच भर भी मेरी जानकारी ऐसी नहीं है जो मैं अपने मन से देता हूं। ये पूरी रिसर्च बेस्ड नॉलेज होती है। अगर एडीडीएस के सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं तो डॉक्टर्स पुरानी वाली जो एंटी डिप्रेसेंट थी उसी को दोबारा कंटिन्यू कर देते हैं, और फिर लॉन्ग हाफ लाइफ वाली एक और दवा साथ देते रहते हैं। धीरे धीरे जो शॉर्ट हाफ लाइफ वाली दवा थी उसको छुड़ाते रहते हैं, और लॉन्ग हाफ लाइफ वाली दवा को, उसकी डोजेज को बढ़ाते रहते हैं। इस तरह से धीरे धीरे एक दवा से पेशेंट को दूसरी दवा पर लाया जाता है, और फिर लॉन्ग हाफ लाइफ वाली दवा को धीरे धीरे बंद किया जाता है ताकि एडीडीएस कम से कम एक्सपीरियंस हो। यही सबसे ज्यादा, सबसे कॉमनली अप्लाई की जाने वाली स्ट्रेटेजी होती है। केवल एक ही कंडीशन में डॉक्टर्स ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एकदम अपनी दवा छोड़ दें, और वो तब होगा जब धीरे धीरे टेपर करने के बाद भी एडीडीएस के सिम्टम्स बने रहें। कुछ दवाइयों के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है, और ये भी डॉक्टर तब सजेस्ट करेगा जब पेशेंट राजी हो जाए इस बात से कि अगर डॉक्टर एकदम दवा छुड़वाता है तो पेशेंट को कुछ टाइम के लिए इंटेंस सिम्टम्स एक्सपीरियंस होंगे। विड्रॉल सिम्टम्स थोड़ा तेजी से एक्सपीरियंस होंगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि एकदम से छोड़ेंगे सिम्टम्स आएंगे तो ज़रूर। और कुछ पेशेंट्स इस बात से राजी नहीं होते क्योंकि वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ही आप कम कराओ, हम लंबे टाइम तक माइल्ड सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने को तैयार हैं। भले ही टेपरिंग के बाद हमारे पूरे तरह से एडीडीएस नहीं जा रहे, पूरी तरह से हमारा कंडीशन बैक टू नॉर्मल नहीं हो रही, पर फिर भी हम इन सिम्टम्स को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। उस केस में पेशेंट को कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि वो अपना एडीडीएस मैनेज कर पाए, जो डॉक्टर सजेस्ट कर देगा या उन सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कोई और दवा दे देगा। पर अगर दवा को धीरे धीरे कम करके भी एडीडीएस सिम्टम्स बने ही रहते हैं, भले ही वे लॉन्ग एक्टिंग दवा ही क्यों ना हो, तो भी एकदम से दवा को छोड़ना रिकमेंड किया जा सकता है अगर पेशेंट राजी है कि हाँ छुड़वा दो, मैं थोड़े इंटेंस सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हूं। पर हाँ, ऐसे सिम्टम्स थोड़े टाइम तक ही रहेंगे, कितने भी इंटेंस हों। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है
कि कई सारे डॉक्टर्स को ना उनकी ट्रेनिंग के दौरान और ना उनकी प्रैक्टिस के दौरान ये पता चलता है या बताया जाता है कि एडीडीएस की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। इनफैक्ट इस पर रिसर्चेस भी बहुत कम हैं। एडीडीएस कौन से एक्सपीरियंस होंगे, कितने लोगों में एक्सपीरियंस होंगे, इस पर तो डेटा मौजूद है, पर इसको मैनेज कैसे करना है बहुत कम डॉक्टर्स ही ये जानते हैं। और यही वजह है कि वो कई बार पेशेंट्स को भी पूरी तरह से गाइड नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ स्टडीज बताती हैं कि किस तरह से फ्लोक्सिटिन को अगर दिया जाए उन लोगों में जिनमें वेनलेफेक्सिन, क्लोमिप्रामीन, इनको छोड़ने से एडीडीएस हुआ हो, इस पर कुछ स्टडीज पब्लिश हुई हैं। और टीसीए विड्रॉल के बाद किस तरह से एंटी कोलिनर्जिक दवाइयाँ पेशेंट्स को हेल्प कर सकती हैं, इस बारे में कुछ स्टडीज पब्लिश हुई हैं और जो कि डॉक्टर्स की अवेयरनेस में भी आ जाती हैं, जिस वजह से डॉक्टर्स एक स्ट्रेटजी पता कर पाते हैं कि कैसे एडीडीएस को मैनेज किया जाए। पर ज़्यादातर डॉक्टर्स रिसर्च के अभाव में, गाइडलाइंस के अभाव में, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के बेसिस के हिसाब से ही ज़्यादातर पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। और वैसे भी इतनी सारी दवाइयों के ऊपर इतनी सारी रिसर्च पब्लिश हो पाना करीब करीब नामुमकिन होता है। इसलिए बेसिक मैकेनिज़म्स पता होना, बेसिक की दवा कैसे असर लाती है, कौन से सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट्स या विड्रॉल इफ़ेक्ट्स लाती है, इसकी नॉलेज से डॉक्टर्स खुद ही अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ जान लेते हैं कि कैसे पेशेंट की दवाओं को टेपर कराया जाए, कैसे शॉर्ट हाफ लाइफ वाली दवाओं को छुड़वाया जाए और कैसे लॉन्ग हाफ लाइफ वाली दवाओं को देकर उन्हें भी धीरे धीरे कैसे टेपर कराया जाए और एडीडीएस के रिस्क को कम किया जाए, ये ज़्यादातर डॉक्टर्स जानते ही हैं। तो ये जो वीडियो में आपको जानकारी दी, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो में दी गई जानकारी को दूसरे लोगों से शेयर करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि कैसे एंटी डिप्रेसेंट विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करना है, वो किस टाइप के होते हैं, कैसे उनको समझा जाए, कैसे उनसे डरना नहीं है, डॉक्टर से कैसे क्या बात करनी है, ताकि आप अपने ट्रीटमेंट को लेकर सही जजमेंट ले पाएँ, सही डिसीजन ले पाएँ। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल सब्सक्राइब करें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।